तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश डिप्टी जेलर एग्जाम 16 जून सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आप जानते हैं सेकंड शिफ्ट में डिप्टी जेलर का एग्जाम रहता है, ठीक है। तो सारे प्रश्न रियल और ऑथेंटिक हैं। एक भाई ने पूरा फोटो खींच करके भेजा है, अपने जो है आंसर शीट जो होती है रफ शीट, उसके पीछे वो क्वेश्चंस को लिख करके ले आए थे। तो हूबहू वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, ठीक है मेरे भाई। तो सारे प्रश्न आपको 100% रियल और ऑथेंटिक मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम आपके लिए आगे भी इसी तरह से एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे और अस्पताल सहायक का भी रियल और ऑथेंटिक एनालिसिस जो है वो हमारे द्वारा करवाया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस करंट अफेयर और एमपी जीके से शुरुआत करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में हड़प्पा स्थल के जुते हुए खेत जो हैं वो जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला है राजस्थान में। चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य हमको मिला है, जो हड़प्पा कालीन जुते हुए जो है खेत हैं, ठीक है। आइए इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं और कालीबंगा के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं कि यहाँ से और क्या क्या मिला हुआ है। तो अगर राजस्थान में हम बात करेंगे, राजस्थान में हड़प्पा स्थल के जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। संबंधित मुख्य बिंदु देखिए, पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ पर है, ध्यान रखना, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह स्थित है। विशेषता क्या है, यहाँ प्रारंभिक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत में आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हुई हैं, जिनसे एक साथ दो फसलें जैसे चना और सरसों उगाने का साक्ष्य मिला। मतलब कुछ टाइम के लोग इतने एडवांस होते थे कि भाई एक साथ में दो दो फसलें उगा रहे थे, ठीक है ना। चना और सरसों को एक साथ में उगा रहे थे, अनुमान लगाया जाता है। अन्य साक्ष्य यहाँ जुते हुए खेत के अलावा लकड़ी की नाली मिली है, अग्निकुंड मिला है, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी प्राप्त हुए कि यहाँ पर भूकंप भी आया करते थे, अग्नि वेदिकाएं भी यहाँ पर मिली हैं और काली चूड़ियां भी यहाँ पर देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये सारा कालीबंगा के बारे में हमने आपको जो है बता दिया है। आगे भी सारे प्रश्नों के डिटेल में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तो डिटेल में इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट होता है, ठीक है ना। कोई इसका विशेषता अगले किसी भी शिफ्ट में पूछी जा सकती है, तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं। जिन भाई ने हमारे पास से प्रश्न भेजे हैं उन्होंने भी कहा है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आपके नोट्स से देखने को मिले थे और काफ़ी फायदा उनको हुआ है। 88 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए, जिनमें से 11 क्वेश्चन उनके गलत हैं, बाकी सारे क्वेश्चन उनके सही हैं, ठीक है ना, जिनके द्वारा हमको क्वेश्चन भेजे गए हैं, ठीक है। तो उसी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का जिसका एग्जाम बाकी है या फिर डिप्टी जेलर का जिसका एग्जाम बाकी है, वो अभी भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 189 में जो अब तक मिल रहे थे, इनको कम करके 169 169 रुपए कर दिया गया है। 169 में आप अभी भी इन नोट्स को परचेज करके पढ़ करके एग्जाम देने जा सकते हैं और अपने नंबर को कम से कम 12 से 15 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ रहेगी, 500 से 1000 करंट अफेयर क्वेश्चन करवा चुके हैं, वो सारे करंट अफेयर रहेंगे और लगभग 3200 के आसपास हम एमसीक्यू टॉपिक वाइज करवा चुके हैं टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत, वो आपको मिलेगा। और 500 प्रश्नों की 3 पीडीएफ हमने बनाई है, जो कि आपकी एमपीजी के साइंस और हिंदी की है, वो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कैसे प्राप्त करना है, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करना है, सीधे ही क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 169 का पेमेंट करना है, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जिन लोगों का एग्जाम हो गया है, अस्पताल सहायक की वैकेंसी उनके सामने लगी हुई है, इसके तुरंत बाद 24 तारीख से अस्पताल सहायक का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, जिस तरह से फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन फंस रहे हैं, उसी तरह से अस्पताल सहायक के एग्जाम में भी हमारे नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मात्र 149 रुपए में आपको पूरा पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, वो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको रियल अनुभव हो सके कि कैसा आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। और लगभग 950 के आसपास हम टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत प्रश्न करा चुके हैं, एमसीक्यू विथ डिटेल सॉल्यूशन, वो भी आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। और एग्जाम तक लगभग 2500 क्वेश्चन करवा देंगे और 15 सेट के आसपास करवा देंगे। ये सब कुछ आपको मात्र 149 में उपलब्ध कराया जा रहा है। वही प्रक्रिया है, इसका क्यूआर का स्क्रीनशॉट खींच के इसी पर 149 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप सेंड करेंगे, इसी नंबर से कंप्लीट नोट्स आपको भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज देंगे, जहां पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको आगे के सारे प्रैक्टिस सेट और सारे एमसीक्यू मिलते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए सारी बातें समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? किसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो प्राचीन नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम लगभग 427 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। यह बिहार के राजगीर के पास स्थित था और इसके बाद के कई गुप्त और पाल शासकों का जो है संरक्षण इसको प्राप्त हुआ था। कई गुप्त और पाल शासकों ने इसको संरक्षण दिया था। यहाँ पर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और जो जैन नहीं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, वो लोग भी यहाँ आकर के अध्ययन किया करते थे। अगला अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर, तो कितना कंडीशन बना कर दिया है, कौन सा मंदिर सूर्य देव के रूप में स्थापित है, ठीक है, निर्मित माना जाता है, जिसमें 24 नक्काशी दार पहिए हैं और समय के चक्र जुड़े हुए हैं, बताइए वो कौन सा मंदिर है। इस तरह से घुमाकर पूछा था। सही आंसर जो कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर देखेंगे ऐसा मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित यह भव्य मंदिर सूर्यदेव भगवान सूर्य के रथ के आकार में बनाया गया है। इसमें लगे 24 नक्काशीदार पहिए समय चक्र, पक्ष और घंटे को दर्शाते हैं। इसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाते हुए दिखाया गया है। इसके बारे में मतलब कुल मिलाकर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसको जो है एक सूर्य घड़ी के रूप में माना जाता है। जिस तरह से जो 7 पहिए लगे हैं, जो 24 चक्र लगे हुए हैं, तो ये सारे जो हैं वो घड़ी का काम करते हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम पर जब इसको बनाया गया था, तो ये सोच करके बनाया गया था कि भाई ये हमको टाइम बताने का कार्य करेगा और आज जो है ये पर्यटन के रूप में बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये पूरी उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर की यहाँ पर बात की गई है। ये कंडीशन बनाकर पूछा था। अगला देखिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे जिन्होंने उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का संपादन किया था? सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी आपको कई बार हमने पढ़ाया है, ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लगभग मान के चलिए कि आज के 70 से 80% क्वेश्चन अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से एज इट इज मिले हैं, ठीक है। अब ये बार बार आपको नहीं बताएंगे, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको जो है वहाँ पर अपने PDF नोट्स से देखने को मिले हैं, ठीक है। देखिए, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आंसर हो जाएगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जिन्होंने अल हिलाल नामक उर्दू साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। उन्होंने 1912 में कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, इस समाचार पत्र की शुरुआत की थी। उसका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमानों को शामिल करना था और ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करना था। मतलब ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक होकर के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करें और भारत को आज़ादी दिलाएं। इसलिए इन्होंने अल हिलाल जो है वो साप्ताहिक पत्रिका उर्दू की थी, जिसको इन्होंने निकाला था और ये राष्ट्रवादी जो है सारी बातें अपनी पत्रिकाओं में लिखा करते थे उर्दू भाषा में। अगला 1960 में स्टुटगर्ट जर्मनी में स्टुटगर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारंभिक रूप को फहराने के लिए किसे याद किया जाता? तो पहली बार जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने 1960 में जो है 1960 नहीं होगा, ये 1907 होगा, 1907 1907 है, ठीक है ना। तो देखो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक रूप फहराने के लिए मैडम भीकाजी कामा को याद किया जाता है। उन्होंने 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती पर पहली बार भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। उनके द्वारा फहराया गया जो ध्वज है, इसका आकार क्या था, क्या क्या चीजें थी इसमें, वो आइए हम देख लेते हैं। देखिए, तो इसके रंग की बात करें तो इसमें हरा, केसरिया और लाल रंग की 3 पट्टियां थी, जैसा आज भी हमको दिखाई देता है। तो पहला हमारा जो मतलब ध्वज था वो कुछ इस तरह का ही था। और क्या क्या था, तो सबसे ऊपर की पट्टी पर 8 कमल थे, ठीक है, जो तत्कालीन 8 प्रांतों को दर्शाते थे। उससे भारत में 8 प्रांत थे, तो 8 प्रांतों को दर्शाते हुए 8 कमल छपे हुए थे, ठीक है। बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, नीचे सूरज और चंद्रमा दोनों प्रतीक बने हुए थे और इसी से जो है भारत और पाकिस्तान का झंडा अलग हुआ है। भारत में अभी भी जो है 3 पट्टियां आपको दिखाई देती हैं और पाकिस्तान का जो है वो उन्होंने जो हरा कलर है, हरे कलर में जो चंद्रमा बना हुआ था वहां से अपने झंडे को लिया है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ से मैच करता हुआ दिखाई देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्वों की संवैधानिक स्थिति का सही वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल 37 में नीति निषेध तत्व यानी DPSP के बारे में सही वर्णन किया गया। क्या बताया गया है वो आइए देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व यानी कि DPSP की संवैधानिक स्थिति का सबसे सही और सटीक वर्णन आर्टिकल 37 करता है। इसके अनुसार ये तत्व देश के शासन में मौलिक हैं। कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य जो है वो DPSP को जरूर लागू करेगा, ठीक है, लेकिन इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। यानी अगर DPSP लागू नहीं होते हैं तो आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जबकि अगर कोई आपके मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकारों का अगर हनन करता है तो आप उसके लिए आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन DPSP के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये राज्य का मन है, वो लागू करे तो कर दे, ना करे तो ना करे, ठीक है। संविधान विशेषज्ञों और दृष्टिकोण से इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार है।
बाकी ये वही सारी बातें बताई गई, न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है। इन्हें किसी कानूनी अधिकार के रूप में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सरकार की नीतियाँ और कानूनों की दशा तय करने में मार्गदर्शक का ये कार्य करते हैं। उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करके एक कल्याणकारी राज्य बनाना था। तो डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करे। अगला, मताधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326 के अनुसार इसका वर्णन किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, तो भारतीय संविधान में मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन अनुच्छेद 326 के अंतर्गत किया जाता है। इस अनुच्छेद के प्रमुख बिंदु देख लीजिए। यह प्रावधान करता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी कि जो 18 प्लस लोग हैं वो जो है वयस्क मताधिकार करेंगे, वोटिंग करेंगे, तब ही जो है वोटिंग वैलिड मानी जाएगी। इसके अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, मतदान करने का अधिकारी रहेगा और मानसिक रूप से अस्वस्थ, गैर निवासी या किसी भी आपराधिक भ्रष्ट आचरण के कारण अयोग्य घोषित किए गए लोगों को छोड़ करके बाकी सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। ये अनुच्छेद 326 के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब कुछ इतने ही प्रश्न जो है हमको मिल पाए थे, जो रियल और ऑथेंटिक थे, वही प्रश्न हमारा कराना उद्देश्य है। बाकी फर्जी प्रश्न हम नहीं लेकर के आएंगे आपके लिए, भले ही कम प्रश्न आए लेकिन रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही कराएंगे। साइंस की बात करते हैं, मानव रक्त का पीएच मान, तो पीएच वाली जो पीडीएफ है वहां से डायरेक्ट प्रश्न आया है, जिसमें हमने बहुत सारी लगभग 50 प्रश्न पीएच वैल्यू के कराए थे। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में मानव रक्त का पीएच मान होता है। देखिए, तो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। औसतन जो है 7.4 होता है। आपके ऑप्शन में 7.4 दिया है, तो वही आप एग्जैक्ट लगाएंगे। यह मान दर्शाता है कि रक्त थोड़ा क्षारीय या बुनियादी प्रकृति का होता है। शरीर के सामान्य कामकाज के लिए रक्त का इस सीमित दायरे में रहना आवश्यक है। यदि रक्त का पीएच मान 7.35 से कम हो जाए तो इसे एसिडोसिस कहते हैं, और यदि इसका जो रक्त है इसका पीएच 7.45 से बढ़ जाए तो इसे एल्कोलोसिस कहते हैं। ठीक है, बाकी इतना डीपली नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट पूछते हैं भाई कितना पीएच होता है, तो 7.4 होता है, इतना याद रखना है। चलिए, NaOH इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम ही पूछ लिया आज। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम कहते हैं। NaOH का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसे सामान्य बोलचाल और व्यापारिक भाषा में कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे लाई या फिर दाहक सोडा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपको कई बार करा रखा है कि अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है, ये लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहलाता है। क्यों? जब भी कभी आप घबराते हैं, आपको डर लगता है, तो सबसे पहले यही हार्मोन निकलता है। ठीक है, कई बार ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो चलने में असमर्थ है, लेकिन अचानक से जब उनको ये लगता है कि अब तो हम मरने ही वाले हैं, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, तो वो खड़े होकर के चलने भी लगते हैं। उनको अचानक से ये पावर कौन देता है? तो यही एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, वही उनमें एकदम से पावर भरता है। ठीक है ना? तो देखिए, अधिवक्र ग्रंथि की बात करेंगे। अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है, इसे लड़ो या फिर उड़ो हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन आपातकालीन या अत्यधिक तनावपूर्ण स्थितियों में स्रावित होता है, जो शरीर को किसी खतरे का सामना करने यानी लड़ने, कोई खतरा आ रहा है तो भाई अगर हम लड़ने के लिए तैयार हैं तो वो यही हमको पावर देता है, यही हमको शक्ति देता है, एड्रेनलिन। ठीक है, या वहां से भाग जाने, उड़ने या बचने के लिए त्वरित ऊर्जा और क्षमता प्रदान करता है, इसलिए हम इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के जो रेखाओं का आकार है वो कैसा होगा? टॉप 500 पीडीएफ से पूछा है, साइंस वाली से। तो एक सीधे धारावाही चालक, विद्युत प्रवाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त के आकार की होती हैं। ठीक है ना? कंसेंट्रिक जो सर्कल होता है उसके आकार की होती हैं। ये वृत्त तार के केंद्र के लंबवत जो है स्थित होते हैं, और इस तरह से ऐसे 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 वृत्ताकार अवस्था में ये पूरी चुंबकीय रेखाएं घूमती रहती हैं। अगला है अज्वलित चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। अज्वलित चूना, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना या फिर क्विक लाइम भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। ठीक है, रासायनिक नाम की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। तो इतने प्रश्न हमारे पास में आए थे, तो इससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लोगों से कितनी बार निवेदन किया है, एग्जाम से बाहर निकलते ही इस नंबर पर अपने प्रश्नों को भेज दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, हो सकता है टेलीग्राम कुछ समय के लिए 22 तारीख तक के लिए टेलीग्राम बंद कर दिया जाए, नीट का एग्जाम है इस वजह से। तो आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सक्सेस जंक्शन व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आगे के सारे जो लिंक हैं, जो वीडियो हैं, जो पीडीएफ हैं, वो आपको व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक तो तब प्रोवाइड कराई जाएगी जब आप नोट्स लोगे। उसमें केवल नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह और क्विज वगैरह करवाते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अभी बनाया आज शाम को ही, जब पता चला कि भाई टेलीग्राम बंद होने वाला है। ठीक है,
चलो हिंदी की बात करें तो हिंदी में वाक्य अरेंजमेंट के 2 प्रश्न थे, वर्तनी शुद्धि से था, तत्पुरुष समास पूछा गया था, 2 प्रश्न रस के थे, काल, वाक्य, तत्सम, तद्भव से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हिंदी में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। मैथ में एडवांस आना शुरू हो गया, सुबह भी एडवांस आया था, शाम को भी आया है। 2 प्रश्न आयत के थे, 1 प्रश्न वर्ग का पूछा गया था। मेंसुरेशन से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, ऐज औसत समानुपात और वर्क एंड टाइम से प्रश्न बीच में बंद हो गए थे, लेकिन अब फिर से वर्क एंड टाइम के प्रश्न आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आपका मैथ का पूरा सिस्टम हो जाएगा। इंग्लिश में बात करते हैं, स्पेलिंग एरर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, 7 से 8 प्रश्न भी आज आए हैं। सुबह तो हमको पूरा लिख करके उन्होंने भाई ने भेज दिया था, सुबह वाली वीडियो देख लेना, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न एक भाई ने लिख करके भेज दिया था। तो काफ़ी सारे हमको स्पेलिंग एरर के एडिटिव प्रश्न ही मिल गए थे, वो शब्द ही मिल गए थे जो स्पेलिंग एरर बता रहे थे, ठीक है? तो वो शब्द ही हमने सुबह लिख दिए हैं। एक्टिव पैसिव के 2 प्रश्न, वन वर्ड के 2 प्रश्न, इडियम्स आ रहे हैं, ग्रामेटिकल कॉमन एरर से 4 प्रश्न आ रहे हैं, नरेशन के भी 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इंग्लिश जो है वो ठीक-ठाक जो है उसमें मात्रा में आ रही है और मैथ जो है वो आपका 15 से 16 नंबर का ही आ रहा है। ये बात भी आपको दिमाग में सेट करके रखना है। सारे जो सब्जेक्ट हैं वो बराबर-बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इन भाई की बात कर रहे थे जिन्होंने बढ़िया से क्वेश्चंस को लिख करके हमको भेज दिया है। देखिए स्टुगर्ट वाला 1907 वाला है, अल हिलाल वाला है। अच्छा आज इस तरह का जो है एक आपको ऑब्व्यू जो होता है वो ऑब्व्यू भी सॉल्व करने का आया था। वैसे ही ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन आज पूछ लिया था, ठीक है? तो भाई ने बना करके ही भेज दिया है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो भी हो, आपका नाम लिखना भूल गए हैं, ठीक है ना? तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है? जैसे कल पुलिस वाले भाई साहब ने कर दिया था कि सर ये क्वेश्चंस हमने भेजे थे। बाकी ये भी क्वेश्चन जो है एक भाई के द्वारा भेजे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनका रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं कि सर आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इनको वर्ग 2 का भी नोट्स चाहिए। वर्ग 2 पर अभी काम चल रहा है और एमपी पुलिस का जो नई वैकेंसी आ रही है, उस पर भी काम चल रहा है। सबसे पहले 100 नंबर का जो पेपर होने वाला है, सामान्य अर्हता परीक्षा, उसके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं सुपर लेवल के, ठीक है ना? क्योंकि उसमें आपको नंबर अच्छे लाने होंगे, तभी आप आगे के एग्ज़ाम दे पाएँगे। तो उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा सर लाइफ़ में पहली बार ऐसे नोट्स देखे हैं, ये हॉस्पिटल असिस्टेंट के नोट्स इन्होंने लिए थे, इनका कहना है, ठीक है? कितनी मेहनत लगी होगी और मेहनत को देखते हुए इसकी प्राइस बहुत कम है। तो भाई 149 में दिया है, इसमें भी लोग कम करा रहे हैं, बताइए। और हमारे ही नोट्सों को लोग डाउनलोड करके अपने ऐप पर 299 का बेच रहे हैं, ठीक है ना? और 199 का प्रैक्टिस सेट हमारा वाला ही ले जाकर वहाँ पर डाल रहे हैं, उसको लोग आराम से खरीद ले रहे हैं, हमारी ही कॉपी कंटेंट, ठीक है? और यहाँ पर हम 149 में इतना सारा मटेरियल आपको दे रहे हैं, तो ये आप इसमें भी कम करवा रहे हैं, बताइए। हमने इसीलिए इतना प्राइस रखा है कि आप भी अफ़ोर्ड कर सकें और हमारी जो टीम है उसको भी जो है पेमेंट वगैरह हम टाइम टू टाइम उपलब्ध करा सकें, है ना? तो थोड़ा आप लोग सोचा कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह और कल सुबह आपका जो है अगला प्रैक्टिस सेट आएगा किसका? ये आपका अस्पताल सहायक भर्ती का, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।